ह्यूमन बीइंग, खासकर जो हमारे धर्म में या सिखिज्म में भी हम जिस फलसफे को हम मानते हैं, अगर तो हम अपने आप को नेचर के जो रिसोर्सेज हैं, जो भी प्राकृतिक साधन दिए हैं, अगर तो हम उसको मानते हैं कि शायद इन चीजों का हमें अपने लाइफ स्पैन में यूज करना है, दोहन करना है, जितना ज्यादा कर, एक तो ये सोच है जिस पे हम चले हुए हैं। लेकिन जो चीज हमें सिखाई गई है, जो फलसफा जिंदगी में अडॉप्ट करना है, वो शायद ये है कि हम इन साधनों का हम अपने आप को कस्टोडियन माने। अगर हम कस्टोडियन, हमें जो विरासत में, विरसे में जो चीजें मिली हैं, उनको संभाल, पीढ़ियों के लिए हमें उनको इनफैक्ट बेटर करके उनको सौंप के जाना है। वो फलसफा हम उससे पीछे हटे हैं, जिस वजह से ये सारी चीजें फैली हैं। एक और करने वाली ये है कि जिस पॉलिटिकल सिस्टम में हम रह रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात हुई, लॉबिंग की बात हुई, लॉबिंग चलती है, बड़े कॉर्पोरेट्स हावी होके बनाते हैं। अब वहां पे अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे यहाँ पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स बने हुए हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं। कानून की अगर हम बात करें, कानून हमें प्रोटेक्शन यहां तक देता है कि से कोई नेचुरल सीड कहीं पे भी शिफ्ट करना है, बैम्बू की बात से बताई, कहीं की भी कोई नेचुरल स्पीसीज है, कोई बीज है, कोई वहां के जीव जंतु है, बॉडी की अथॉरिटी के वो ट्रेवल नहीं कर सकते। असल में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, आपने हनुमान जी जो एग्जांपल दिया था, वेरी रेलिवेंट, की जंगल की कोई चीज डेफिनेशन ही बदल दो उसकी, उसको खेत में पकड़ो, और ये लूप इनको दूर करने के लिए जो लॉ की प्रोटेक्शन है कहीं ना कहीं बची हुई है, एज ए एक्टिव अवेकन सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारा रोल यही बनता है कि हम लाइमलाइट में लेकर आए, मीडिया, सोशल मीडिया यूज करें, जो आपस में अलग अलग स्टेट भी ग्रुप काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, फार्मर बॉडीज जो काम कर रही हैं, एक्ट की मदद लेते हुए कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो ये गैप है उनको, क्योंकि जो कमियां कॉर्पोरेट क्या कर रहा है, जो लॉबिंग कैसे करते हैं, उनके पास कि वो कानून में लूपहोल्स ढूंढ के माइनिंग और तरह का जो भी इसमें रजीम चलता है, तो हमें उनको उसी तरीके से काउंटर करना पड़ेगा। और इसके पीछे जो सोच काम करेगी, जो सवाल आपने हनुमान जी पूछा, वही काम करेगी। सबसे पहले में वाकई दर्द है रिसोर्सेज को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को मैं तो कहूंगा लेकर, और बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब हम मोनोकल्चर की बात करते हैं, तो मोनोकल्चर हमें जिस तरफ लेकर एक साइड है बायोडाइवर्सिटी की। मैं अपनी बात यहां खत्म करने से पहले सिर्फ एक एग्जांपल यहां पे, एक मिनट में, तकरीबन 5-6 साल पहले, या 7-8 साल हो गए, चर्चा हमारे यहाँ पंजाब में बड़ी फेमस हुई थी, बातचीत में कह रहे कि साथ बात कर रहे थे मुफ्त पानी, जो ट्यूबवेल का पानी है उसको लेकर, अधिकारियों ने पानी मुफ्त देने की बजाय, क्योंकि जमीन में पानी कम है, तो कोई और तरीका ढूंढते हैं, कल्चर की बजाय डाइवर्सिफिकेशन आएगा। और दूसरा ये है कि तो सीएम उनसे पूछने लगे, भाई दिक्कत क्या है? तो कह रहे सर जमीन में पानी नहीं है। में ये आया कि सीएम का जवाब ये था कि अगले 4 साल के लिए पानी है जमीन में। कह रहे अगर 4 साल के लिए पानी है तो चल दे दो। तो ये तो सिस्टम हमारी पॉलिसी का है, और पॉलिटिकली करेक्ट जो चीज है उसको एज ए वोटर, एज ए किसान भी अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये चीज हमें भी सोचनी है कि जो एजेंडा फार्म हमारा बने, वहां पे जो चीज बायोडाइवर्सिटी के अगेंस्ट जाती है, तब उसके अगेंस्ट भी हम खड़े हो, गलत है। सस्टेनेबल जो पॉलिसी है वो बननी चाहिए। साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत सर।
और आने के पहले मैं सवाल आपके सामने में खड़ा करता हूं कि इसमें तो बहुत सारी चीजें, आप फूड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे फूड जो है प्रकृति ने वहां दिए हैं, शहद भी दे दिया। सुन रहा था संसद में तो बांस के अंदर बांस के फूल से कई चीज, बांस से अचार इतना तगड़ा बनता है कि पेट ठीक हो जाता है। बहुत सारी खाने नट्स हैं अंदर बड़े अंदर। अब ये सारी चीजें फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इस पर रामदेव काफी पनप के और अरबों खरबों का अपना मालिक भी बन रहा है, वहां से ले ली। और पानी का भी बहुत बड़ा दोहन और जिस तरीके का सिस्टम आ रहा है, वाले लोग जो नेचर से संबंधित जुड़े हुए लोग, एक्टिविस्ट लोग, अब इसमें फूड वहां पे सबको मिल रहा है, मानव को तो है ही, मानव के सिवाय जो पेड़ कट जाएंगे, खनिज हो जाएंगे, तो इस फूड के ऊपर भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल इम्पैक्ट की, फूड का इम्पैक्ट भी आएगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट के साथ में हम सोशल इम्पैक्ट को यदि लें और सोशल बायो जो लाइफ है दूसरी, उनके इम्पैक्ट को भी लें, तो इसके बाद से अपनी बात को चिंतन लाते हुए रखें कि हाँ, इस पेड़ों को इस बहुत बड़ा कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये धोखा तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम बहुत बड़ा नुकसान बेवकूफ। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को नमस्कार जी। हनुमान राम जी ने मुझे बताया कि हमें जो बात करनी चाहिए कि फूड, क्योंकि मैं फूड स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसमें एक बहुत हमें जो सिखाया जाता है, बोली जाती है, वो ये बात बोली जाती है कि हमें खाना दवा चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें खाने की तरह खानी पड़ेंगी, इस तरह से खाने पड़ेंगे जैसे हम खाना खा रहे हैं। और जो आज अलग अलग सिद्धार्थ पुनीत जी ने डिफोरेस्टेशन से जो वहां का इकोसिस्टम, वहां की जड़ी बूटियां खत्म हो रही हैं और जो हमारी फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं कर देते हैं, तो एक अध्ययन के अनुसार अगर आप किसी की फूड हैबिट चेंज कर तो उसको 300 साल लगते हैं उस जनरेशन को अपना डीएनए फूड हैबिट्स का। वो मैं कुछ खा रहा हूं जवार और मैं कल से जवार खाना एकदम से बंद, मैं चावल खाना शुरू कर दूं, तो जो मेरी बॉडी है वो अडेप्टेड होगी 300 साल बाद, यानी मेरे 10 बाद वो जो डीएनए अडेप्टेड होगा, उसमें डीएनए में जो चेंजेस आएंगे। एकदम से कि फॉरेस्ट से बाहर निकल जाइए, जो आपका सिस्टम है, जो वहां उपलब्ध के कंदमूल था वहां, और वहां से निकल करके आप बाहर जाइए तो ये तो जीनोसाइड हो गया। उसकी अडेप्टेबिलिटी दूसरी जगह की होगी नहीं, और जो दूसरी जगह की अडेप्टेबिलिटी होगी नहीं तो वो तो जो पूरी की नस्ल, उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मिनरल्स के लिए और जो इनके लिए हम देते हैं, तो जो जापान में एक बार 18,000 हेक्टेयर के आसपास डिफोरेस्टेशन हुआ और उनकी आदत थी कि वो पेड़ को जड़ से नहीं ऊपर ऊपर से काटते हैं। आसपास के जितने नदी नाले थे जहां सबसे स्वच्छ पानी आता था, मिनरल वाटर जो नहीं पीते पीते थे, उसमें बहुत ज्यादा जो है क्या, और हमें सबको पता है कि जो जापान की औसत आयु है वो बहुत ज्यादा है, संसार में सबसे ज्यादा वहीं की है। उस उसके बाद जब उनका स्टडी हुई 2-3 साल के बाद, उन्होंने पता किया कि ये डिफोरेस्टेशन नाले में गंदगी आई है और यहाँ पानी आया है, गंदा पानी जो पहले स्वच्छ पानी आता था। तो उसके बाद उन्होंने उन एरियाज को कंजर्व कर दिया और वो जो पेड़ से काटे थे वो फिर से फूटे और बड़े हुए और उनके नदी नाले फिर से साफ हुए। हमारे यहाँ कोई लॉ ही नहीं है कि नदी नाले में आप, ग्रीड इतनी ज्यादा है लोगों की कि वो पैसे लेकर के उन नदी नालों को प्रदूषित करवा रहे हैं।
उस प्रदूषण की वजह से, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने बताया कि किसी ने खा लिया, किसी ने पी लिया, कोई नहा लिया, तरह तरह की बीमारियां होगी उसमें। तो ये जो ग्रीड की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्री, चाहे वो जो ऑफिसर्स वहां लॉ एनफोर्समेंट के लिए रखे गए उनकी ग्रीड है, चाहे वो जो इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको हक दिलाने के लिए जो जो बीमार हो गए उन लोगों के, जो उनके मवेशी मर गए, उनके लिए जो न्याय देने के लिए जो उसमें है, उसकी उनकी ग्रीड है। इस वजह से हमारा सिस्टम चल नहीं पा रहा है। और अफ्रीकन कंट्रीज में डिफोरेस्टेशन की वजह से, मालवी एरिया है, वहां मालवी एरिया है कि 1.63 अगर परसेंटेज डिफोरेस्ट कर देते हैं तो 1% आपकी रेन है वो कम हो जाती है, बारिश कम हो जाती है। 10 सालों में वहां 19% के आसपास डिफोरेस्टेशन हुई है, और इस वजह से वहां तंतु या काफी सारा जो कंदमूल था, जो आसपास के एरिया की वजह से इम्यूनिटी, हमें अपनी इम्यूनिटी के लिए करने के लिए वो खत्म हुआ, और वहां के लोग वो पुअर हुई। तो इस वजह से जो इस डिफोरेस्टेशन का, चाहे वो आप के लिए, जैसे अभी उत्तरांचल में हमने क्या किया, बड़े बड़े वहां फार्म एस्टेब्लिश कर लिए, उत्तराखंड में फार्म एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन कर ली हैं। अब वहां का टेम्परेचर बढ़ गया है, वहां जो जड़ी बूटियां मिलनी थी वो मिलनी। तो ये जो सब चीजें हैं, हम अपनी ग्रीड की वजह से जो काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती के लिए, मिनरल एक्सप्लोइटेशन के लिए, हम एक्चुअल में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं उनको, हम एक्सप्लॉइट। बस इतना कहते हुए मैं अपना जो है करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर अनिल, आपने बहुत ही सटीक बात कही कि हम 300 साल तक हम इस डीएनए चेंज करेंगे। ये बहुत बड़े आप का फूड का थीसिस भी बहुत अच्छा है, और आप कई कंपनियों से जुड़े हुए 10 साल तक रहे हैं। अब रूपचंद जी मकनोत्रा से मैं कहूंगा, बाहर अभी हम निकल नहीं पाए, और दुनिया के स्तर पे जैसे अमेरिका ने शेल गैस अपनी बहुत लेट काम में ली, और दूसरे देशों को लड़ा के अपना तेल काम में लिया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जो ये कहता है कि हमारे जो भी रिसोर्स है हम उनको सस्टेनेबली ढंग से, उसको यदि रिस्पॉन्सिव तरीके से यदि उनका उपभोग करेंगे, रेस्पॉन्सिव वर्ड लिया उसमें काम, हम एक ग्रिड के बिना एक रेस्पॉन्सिबल वे में हम काम करेंगे, तो हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ बचा पाएंगे। वरना ये मानव के साथ साथ हम प्रकृति खत्म करने के साथ साथ हम जीव जंतु बायोलाइफ टोटल खत्म करेंगे। हम क्या कहाँ बढ़ रहे हैं, ये मानव ने क्या करके कर दिया, और वर्ल्ड लेवल पे किस तरह का एक आइडियोलॉजिकल बात के ऊपर अपन आए। रूपचंद जी, सबको नमस्कार। थोड़ा सा अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम थोड़ा टाइट हूँ, इसलिए मैं बात करने के बाद शायद आवाज आ रही ना? हेलो, ये बोलिए आप। एक बात तो आई है नीड और ग्रीड की, और एक बात आई है रिस्पॉन्सिबल, जो यूएन का जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसने वो रिस्पॉन्सिबल यूज किया। इन दोनों लफ्जों को आप देखो तो नीड और ग्रीड उसकी मॉरल वैल्यू पर, उसकी मॉरलिटी। वाइडर फॉर्म जो है कि जो कोई कारपोरेट सिस्टम है, जिसका जो मेन धुरी है वो है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो मूव कर रही है पूंजी के इर्द गिर्द। जब सारे सिस्टम का जो पूंजी है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, इसलिए लीगल पॉलिटिकल कल्चर जो बने हुए हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जस्टिफाई कर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बढ़ाने वाले, और नेचुरल रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्स में निचोड़ने वाले जो हैं, वो लॉ इन्होंने बना दिए हैं। और उनमें से पहला मार्क एसडीजी को
यूएनओ ने रेल आउट किया, उसका 12 नंबर पॉइंट जो है ये बताता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल जो है बीइंग से जुड़ा हुआ, उसकी मानव जीवन में किस रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है, नहीं रिस्पॉन्सिबल। सिस्टम ने ऐसे वो यूएनओ मानती है कि इस क्लाइमेट क्राइसिस का जुम्मेवार जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो सारी रेगुलेट होती है सिस्टम के लिए। जुगुलर वेन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आती है दो सोर्सेस के, नेचुरल सोर्स को निचोड़ो और ह्यूमन सोर्सेस को निचोड़ो। नेचुरल सोर्स को एक्सप्लॉइट करो। उन्होंने ही रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन को नहीं माना। 1/3 फूड जो है वो आज भी डस्टबिन में वेस्ट जाता है। तो जो किसान लोग मिंट करके, वाटर रिसोर्सेज यूज करके, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके, मेहनत यूज करके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्ल्ड में, उनमें 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 फूड चला जाता है। पानी इंडस्ट्री जो वेस्ट कर देती है, जबकि 8 मतलब 80 करोड़ लोग जो हैं, मोर देन वो 80 करोड़ लोग, और 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो पानी के लिए स्ट्रेस्ड है। नेचुरल सोर्स जो नेचर ने दिए हुए हैं वो ऑल बायो बीइंग के लिए बराबर है। ये नेचर गिफ्ट है, सबको मिला हुआ, चाहे वो पानी का नेचर गिफ्ट है, फूड का है, ऑल नेचर गिफ्ट विच इज गिवन बाय द नेचर टू ऑल बायो बीइंग। तो पहले इस बात इस पर है कि क्या यूनिवर्सल है में से हम एक पार्ट है, क्या हम अपने राइट के अंदर रहने के लिए तैयार हैं, पहली। और अगर हम अपनी छोटी चारद्वारी में सोचे ही, तो इंडिया की चारद्वारी के अंदर जो नेचुरल सोर्सेज हैं, एरेबल जहाँ कोल माइंस हैं, आयरन की हैं, हीरा माइंस हैं, सब के हैं, नेचुरल सोर्सेज सारे हैं। जितने भी लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या बायो बीइंग्स हैं, क्या नेचुरल राइट समझते हैं कि उनका राइट भी है जहाँ जीने का? ग्रोथ बढ़ानी है, अपने जीडीपी पैदा करनी है, तो जीडीपी के लिए जंगल उजाड़ो, माइनिंग करो, सब कुछ करो। इसका मतलब यह है कि वो जो माइनिंग, वो जो नेचुरल सोर्स है, उसमें उन आदिवासियों का भी राइट है उतना ही नेचुरल जितना मेरा अपनी वो लैंड पर है। तो क्या हम उससे निकलने वाले रिसोर्सेज को के लिए जस्टिफाई करते हैं? तो बेजुबान और वो लोग जो मान लीजिए ह्यूमन बीइंग जो कमजोर, उनको इनका राइट्स, नेचुरल जो राइट है उसको देने के लिए तैयार है हम। तो इनको 3 पैरामीटर पर देख लें। इक्विटी अमंग द ऑल बायो बीइंग के सिद्धांत पर खड़े होते हैं कि नहीं होते? ऑल बायो बीइंग के सिद्धांत पर नहीं खड़े होते, ह्यूमन सेंट्रिक हैं, बायो बीइंग को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट आएगा कोरोना में, जीका में, और कई बीमारियां होंगी। इन्होंने साबित कर दिया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का वीक मिले, ये हाल्ट कर देगी, ये नहीं चलेगी। एक बात तो यह है कि अगर आप उनको राइट नहीं देते, उनको बराबर नहीं समझते, तो पोजीशन वो आएगी जो कोरोना ने आज ला के खड़ी कर दी कि इक्विटी अमंग द ऑल जनरेशन, कि क्या जितनी तीसरी पीढ़ी चौथी, जैसे अपने साथी ने बोला है कि जो हमें विरासत में मिला हुआ है उसको हम इंडस्ट्री दे के करके अपने ग्रांड चिल्ड्रन को सौंप के ट्रांसफर करेंगे नेचुरल जाड़ के। इतना कंजप्शन इस वक्त नेचुरल सोर्सेज का है। तो एक अर्थशास्त्री हैं, वो फ्रांस के थॉमस पिटी, उन्होंने एक नया निष्कर्ष निकाला हुआ है।
अगर आप 5 करोड़ रुपए की वेल्थ लेकर के उससे आप इनकम जनरेट करते हो वेल्थ से, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा होता है। इसका मतलब प्रेजेंट ट्रेंड जो चल रहा हुआ है वो है वेल्थ जनरेशन का। ये हमारे प्रधानमंत्री भी ने कई बार कहा है कि जो वेल्थ जनरेशन का टाइम आ गया, वेल्थ जनरेशन का, और सबको वेल्थ जनरेशन की तरफ लगा रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को उजाड़ देगा और ह्यूमन बींग को तबाही कर देगा, सिस्टम को नहीं बदलते और ऑल बायो बींग को नहीं इक्वलाइज करते और नेचुरल सोर्स को नहीं बचाते और आदिवासियों का राइट के साथ उनके नहीं संघर्ष करते, तो ये सोसाइटी जो है कोलैप्स की तरफ जाने वाली है और जाए। कि जब भी किसी सिस्टम को, जब किसी भी नेचुरल सोर्स को ऑक्यूपाई करना हो, तो उसके लिए उनका 15 साल या 50 साल या 20 साल पहले प्रोग्राम बन जाता है। पहले किसी को लेबलिंग कर दो, जितने भी आदिवासी हैं ऑल आर लेवल्ड एज ए माओइस्ट, या पुलिस लगाओ और उनको मारो, भगाओ और उनका जगह खाली करो और मायने के लिए नीलाम करो। दलितों के लिए बोलने वाले अर्बन नक्सल और ट्राइबल के लिए बोलने वाले माओवादी। अब जब ये लेबलिंग हम पहले कर देता कारपोरेट सिस्टम, तो उनके लिए नेचुरल सोर्स को ऑक्यूपाई करना या ह्यूमन सोसाइटी का जस्ट इनजस्टिस को चलाना आसान हो जाता। और सब कहते हैं यार ये तो आदिवासी, वो तो माओवादी है। इसका मतलब ये जो नया फार्मूला आ गया है कि लोगों को माइंडसेट को पहले उसके मुताबिक आइसोलेट कर दो जिसको टारगेट करना है, और टारगेट उनका होता है नेचुरल सोर्स। इसलिए जब तक हम जे कारपोरेट की पेचीदगियां नहीं समझेंगे, उनका स्ट्रक्चर का प्रोपेगेंडा और स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर का प्रचार नहीं समझेंगे, उनका माइंड मोल्डिंग मीडिया की अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए इस सिस्टम को आगे पार पाना मुश्किल है। धन्यवाद। अब मैं जाना चाहूंगा पुनीत आपके पास में, और सवाल क्योंकि आप कॉर्पोरेट के टच में रहते हैं पुनीत, और आपके कमेंट भी मेरे पास बहुत आए हैं। मैं ये बात खड़ी करना चाह रहा हूँ कि मुझे जीडीपी बढ़ानी है, सरकार हूँ, और हीरा जमीन में नीचे खड़ा पड़ा है, और आदिवासियों को मैं कुछ ऐसा सोशल इम्पैक्ट जितना भी हो रहा है उनको मैं फुलफिल कर देता हूँ। एक एनेक्ट जो है, एनेक्ट अर्थ के साथ में पेड़ है, पानी है, बांस है और गोंद है, ये कुछ चीजें हैं। अब ये सोशल इम्पैक्ट के मायने में नेगेटिव जा ही रही है, लेकिन अंदर जो चीज पड़ी है आदिवासी के नीचे दबी हुई, और मुझे जीडीपी की बड़ी ललक है। और मैं क्या ऐसा एक बात सोचूं, क्या हमें जो एक्टिविस्ट हैं, फिर मैं पुनीत आप काफी कमेंट आए आपके एनवायरमेंट पे भी मेरे पास में सेशन में, तो पुनीत आप इस बात पे आए कि मैं यदि सरकार हूं और मुझे जीडीपी की तलब है, तो दोनों में कौन ठीक रहेगा? क्या तुरंत हम कहें, या हम कोई ऐसा मेथड लें ताकि हीरा कोल निकाल लें और गोल्ड निकाल लें, या कुछ इस तरह की व्यवस्था करें? पुनीत अपनी बात को रखो, नाई के पास जी फाइनल करेंगे। हाँ देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जैसे आपने शुरू में कहा, जब हम कोई भी काम करते हैं तो जो अपना व्यू पॉइंट होता है, तो ये मानता हूं कि हमें केस टू केस देखना पड़ता है कि क्या डिसीजन लें। जहां तक कॉरपोरेट की बात है, जो हमारे पिछले शायद 2 सेशन पहले जब बात हुई थी, और मैंने ये कहा था जो माइंडलेस विरोध होता है ना, वो हमेशा गलत है। उस फार्मिंग की चल रही थी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग से कंफ्यूज कर रहे थे। कह रहा था कि ऐसी जो डिस्कशन है, पहले हमें समझना चाहिए कि हम विरोध किस चीज का क्यों, अगर हम किसी
मिसलीड हो रहे हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, फार्मिंग जो सहकारी फार्मिंग हमें चाहिए, तो खैर वो लंबा हो जाएगा अगर मैं उस में जाऊंगा, क्योंकि उस दिन समय नहीं मिला था उसको जवाब देने का। जो आपने जैसे अब सवाल पूछा है कि एज ए पॉलिसी मेकर या एज ए अगर गवर्नमेंट में हम बैठे हैं, जीडीपी का प्रेशर अलग है। जीडीपी का सीधा मतलब आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रेशर। दूसरी तरफ नेचुरली जैसे आपने कहा चतुर चालाक लोग हैं, वो लॉबिंग का प्रेशर एक तरफ होगा। मुझे ये लगता है कि हमारे अगर हम बैलेंस सोच के चलें, जो जिसको हम कहते हैं ना कि एक्ट हमारे टूथलेस टाइगर बन गए हैं, जहां भी इंक्रोचमेंट होती है वहां ऐसा नहीं होता कि कोई सीधा आया और काम कर गया। हैं जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी एक्ट की हो, चाहे वो कोई बाहर से एफडीआई आनी है, वहां होता क्या है कि वहां पे उनको दबा दिया जाता है, बने हुए हैं। अगर समाज के लिए या इन्वायरमेंट के लिए अगर कोई सेफ्टी नेट हमारे देश में बना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स गिना सकता हूं कि वो सेफ्टी नेट क्यों नहीं काम किया, क्योंकि उस फैब्रिक को तोड़ा गया वहां पे, चाहे वो करप्शन की वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल, और कहीं ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं जहां पे मासेस को गुमराह करके साथ में मिला। उसका सबसे नायाब जो एग्जांपल दिया गया है वो सिद्धार्थ सर ने दिया था, सोशल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का। हम कुछ लैंड एक्विजिशन के हमारे यहाँ पे अम्बाला केस ऐसे थे जहां कोई इंडस्ट्री लगनी थी 2010 के आसपास। मेरे पिताजी ने सबसे पहले जो फार्मर मूवमेंट में ज्वाइन किया, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज ए लैंड एक्विजिशन को बचाने के लिए। तकरीबन 1700 एकड़ लैंड वो हमने बचाई है, और ग्राउंड ग्राउंड बनाया था वो हमने बनाया ही सोशल इम्पैक्टमेंट असेसमेंट को था, की फंडिंग से इरिगेशन बने थे, और हमने उसको कहीं ना कहीं हम उसको प्रूव करने में कामयाब हुए। सोशल इम्पैक्ट होगा वो कैसे कैसे हमारी जो फार्मिंग और सोशल। सर ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमें अपने हथियार, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो हथियार है वो है क्या, उसको कैसे चलाना है। क्योंकि हमारे साथ जो एनक्रो है, वो भी इसी तरीके से आ रहे हैं, जैसे मैंने अपने पिछले कमेंट में कहा, बहुत सारी गलत चीजें कमेंट में कार्बन क्रेडिट का जैसे एग्जांपल दिया है। अब कार्बन क्रेडिट को एज ए वेपन है पूरी दुनिया और इंडिया जैसे मुल्कों को, या हमारे से भी गरीब अफ्रीका जैसे मुल्कों को, पैसे की मदद से कार्बन क्रेडिट को एक डेरिवेटिव बना दिया, जो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउसेज गैसेस को वो पैदा कर रहे हैं। उनके वेपन रख लिया कि हम डेवलप और लीस्ट डेवलप कंट्री से इतने एक कमिटमेंट देते खरीदने का। अब उसका मेरी 10 दिन पहले किसी जेंटलमैन से डिस्कशन, इसको रेगुलेट कौन करता है कार्बन क्रेडिट को। आप कह रहे हो कि मेरे यहाँ पे खेत में पैदा हुआ है, वो कहेगा नहीं 1 टन हुआ है। इसका मतलब ये सिर्फ एक गुमराह करने वाली चीजें हैं, ताकि जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो इन टर्म्स को डिक्टेट करते रहे। है जिसको स्टडी करने की, आज के अगेंस्ट बात करने की जरूरत है। तो आई थिंक दिस इज जो इस पे मुझे समझ में आ रहा था अभी। चलो जाने के पहले मैं सुखदेव जी आपसे ही यही सवाल डालता हूँ कि मैं सरकार हूँ, जीडीपी चाहिए, तो मुझे सोशल में मेरे को बंगले गाड़ी घोड़े गवर्नमेंट है, और दुनिया की रेस में भी हूँ, हीरा नीचे दबा पड़ा है, और बहुत कुछ के बावजूद हम एजुकेशन के तौर पे इधर सोचते हैं तो वाकई लगता है कि हमें बहुत कुछ है, एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, हीरा हो नहीं हो हमें मतलब नहीं है, पानी हमारा होना चाहिए, लेकिन नीचे हीरा दबा पड़ा है और गोल्ड दबा पड़ा है। तो क्या हम एटलीस्ट लोग जवाब दे पाएंगे कि हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं नीचे दबे पड़े माल को निकाल
प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। इसमें पेट्रोलियम भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसको निकाल के हम बाहर हवा में छोड़ के खत्म करके उसको खत्म भी कर रहे हैं। एक तरफ उस रिसोर्स को बिल्कुल रेस्पॉन्सिव कंजप्शन भी, सारी बातों पे हम बीच चौराहे पे आके खड़े हो गए चिंतन के तौर पे। सिद्धार्थ सर के पास जाते हैं, जुड़ेंगे इन मुद्दों पे, इन बातों को सोचते हुए जुड़ेंगे। सुखदेव। हनुमान राम जी, मेरा तो बस इसके बारे में इतनी कहना है कि बात ये है कि है हीरा काम क्या करेगा यार, हीरे से कराना क्या चाहते हो आप? सिर्फ पूंजी के रूप में आप उसको कंसोलिडेट हीरे के मतलब माध्यम से करना चाहते, तो उसका कोई काम ही नहीं है। जैसे गोल्ड है, हमारे घर में भी गोल्ड पड़ा रहता है तो ना, कि कभी यार कोई तिथि त्योहार होता है, ब्याह शादी होती है, उसी दिन ही चीज है जो मतलब जेंट्स हैं वो अपने वो गहने पहनते हैं यार, डेली थोड़ी पहनते। इसलिए वो चीज के लिए हम अपनी मतलब कभी कभार कोई हमारी चीज है, उसके लिए हम अपनी डेली की जितनी नीड वाली चीज है उसको बर्बाद कर दें, नहीं कह सकते, या इसको हम उचित नहीं ठहरा सकते। हमारे देखो, इंसान के लिए मेरे मुताबिक तीन बेसिक चीजों की जरूरत है। वो पहली है उसकी, दूसरी है शुद्ध पीने वाले पानी की, तीसरी है शुद्ध भोजन की। अगर ये तीनों को मिलती है, आगे फिर उसको जब वो जिंदा रहता है फिर उसको कपड़े की भी जरूरत है, हेल्थ फैसिलिटी की भी जरूरत है, और फिर उसकी जरूरत और होएगी ना अगर वो जिंदा रहेगा। अगर हम ये तीनों चीजें ही हमने खराब कर ली, कहने का आधार ही हमने खत्म कर लिया, तो हम जीडीपी को क्या करेंगे? गोल्ड निकाल के फिर उससे हम क्या फायदा क्या लेंगे? को निकाल के उसका हम उपयोग कैसे करेंगे? अगर हम बेड पे पड़ गए यार, कोरोना ने अब कर दिया, कितना ही ये इस किस्म की पैराडेमिक अगर आने लगी तो उसमें काम क्या आएगी ये सब चीजें। इसलिए अगर काम तो देखो, इंसान की इम्यूनिटी उसके काम आती है। अभी जीका के 16 केस कह, तो वहां वो जीका के बारे में अभी तक कोई भी इलाज नहीं है उसका, किसी भी पैथी के कि यार ये तो आपका इम्यून सिस्टम ही है, बचा लेगा तो बचा लेगा, नहीं बचा लेगा तो नहीं बचाएगा। हालात करीब करीब कोरोना की है। कोरोना के बारे में भी कोई अभी अटे सटे लग रहे, कहीं किसी के पास नहीं, किसी पैथी के पास नहीं, ना वो एलोपैथी के पास ना वो आयुर्वेद। उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि अगर इम्यूनिटी ठीक है तो ठीक है, नहीं तो वो यहां से जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो चीजें जो हमें हमारे को लाइफ को प्रलोंग कर दे, बस मैं खत्म करने लगा हूं, हमारी लाइफ को प्रलोंग, हमारी आने वाली जनरेशन की मतलब लाइफ को और ज्यादा प्रलोंग करे हम। इसलिए हम जो जीडीपी वाला फार्मूला है, नेट चैनल में मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया को बर्बाद करने वाला फार्मूला है। हमें हैप्पीनेस का, हमें हेल्दी एनवायरनमेंट का, हेल्दी ह्यूमैनिटी का, और हेल्दी हमारी इम्यूनिटी है पे चलना चाहिए, ताकि हम इस समाज को लंबे रूप में ले जा सके। मैं इतना कहता बात वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकदम यू टर्न की बात कर दी कि विचलित दशा में पहुंचा हुआ ये जो आ गया और पटरी पे ये आ गया कि हमें यदि जिंदा रहना है तो जीडीपी हमारी कोई प्राथमिकता के स्तर नहीं है, तीन जो स्तंभ है जन के, इसके ऊपर हमें कायम रहना है। तो सिद्धार्थ नाइक, हम पूरा जो है वो आपके समर्थन में है और इसी दिशा में बढ़ रहा है कि आदिवासी बच्चे बजे और सारे कुछ बचे। अब इस पे आप अपनी 2 मिनट में बात रखें, बाकी लोगों को भी मैं और कोई बात आपकी शेष रही हो जो इस बात को मानते हो। हम सब और आज के जो पैनल हैं पूरे के पूरे इस बात पे आके टिके हैं
लिए आदिवासियों के जीवन, बायोलाइफ जितनी भी हैं वहाँ पे, और इन सबको हम साथ पे सिद्धार्थ नाइक अपना चिंतन रखने वापिस। आवाज आ रहा है जी? जी। सभी साथियों को फिर से प्रणाम। तो मैं ने बहुत सुंदर बताया कि इस देश में हमको ये मानना पर जो रिसोर्सेस है, जल, जंगल, जमीन, पानी, इसके साथ हवा भी जुड़ रहा है, मिट्टी, पर्यावरण का मुद्दा जो है, इसको हम खत्म करेंगे तो मनुष्य तो डेवलपमेंट किसके लिए, जीडीपी किसके लिए? अगर मनुष्य समाज को खत्म करना चाहते हैं, कुछ लोग, चंद लोग जिएंगे, कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर जो खत्म पर्यावरण, सुंदर पर्यावरण को धीरे धीरे बर्बाद करने जा रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट किसके लिए, मैं पूछना, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आज इस देश में, हमारे भारत, तो जो लोग, जितना आबादी है, इसका 80% खेती ही नौकरी दिलाया है। बगैर खेती से सब लोग बेकार हो जाएंगे तो जीडीपी कैसे? और जो लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, पानी को, मिट्टी को, जंगल को बर्बाद, जो हमारे पर्यावरण को खत्म करके जो खेती हो रहा है, इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। एक तो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, जैसे आपके हमारे कुछ साथी लोग गए थे वहां पर में, जो कि समरेंद्र जी एक बार में कुछ आप लोगों का एड्रेस भी दिया था, वो गए थे, एक लड़ाई किए वो, और लोगों को न्याय हक दिलवाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो घटा के लार्ज स्केल इंडस्ट्री करके धीरे धीरे जमीन का प्रोडक्शन, खेती छोड़ के शहर में जाके पान चाय की दुकान करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये क्या और ले जा रहे हैं, ये सरकार ने, कोई भी सरकार हो जो सेंटर में आ रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट किसके लिए? मनुष्य समाज के लिए नहीं है, या जो पशु पक्षी है उनको भी घातक है ये, उनको, उनके लिए इसको हम जिस प्रकार से भी हम उसको रक्षा करना है, ताकि मनुष्य समाज ध्वंस हो जाएगा हमारे बजट से या सरकार के बजट से। यार कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा है, ये तो डेमोक्रेसी, अभी कॉर्पोरेटोक्रेसी चल रहा है जी। तो मेरा कहना है, इसको हम किसी हालत, अगर आदिवासियों को साथ में लेंगे, वो ही सही तरीके से वो तो पानी को बचा रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं। ये कॉर्पोरेट उसका पूरा उल्टा रहा है, सरकार और कॉर्पोरेट मिलके इसको पूरा खत्म करने जा रहे हैं। तो वो पानी को दिया था कि पानी का कीमत 20 रुपया बटल हो गया है, सही पानी। तो ये पानी को कॉर्पोरेटों ने ही पानी को बर्बाद किया। हवा को बर्बाद किसने किया? कॉर्पोरेटों ने ही हवा को बर्बाद किया, बर्बाद करते हैं ये कॉर्पोरेट लोग। तो समाज को अगर बचाना है, ये मनुष्य समाज को अगर बचाना है, के खिलाफ लड़ाई खड़ा करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत में हो। हम लोग देश भर में सही इस लाइन में काम करते हैं, प्रकृति के ऊपर, खेती के ऊपर, पानी के ऊपर, इकट्ठा होकर इसको हम आगे ले जाना पड़ेगा, और चाहे लंबा हो, पीसफुल मूवमेंट हमको खड़ा करना पड़ेगा जी। हरलाल सिंह जी, हरलाल सिंह जी, फॉरेस्ट एक्ट 2006 भी है और आदिवासियों को कुछ पावर भी दिया है पैसा के तहत सरकार ने। आपके जीवन का एक्सपीरियंस क्या है कि क्या फॉरेस्ट के अंदर रहते हुए आप कोई एक ऐसी दिशा हमें दें कि जंगल जमीन और ये बचे तो मानव बचेगा, इस बात को लेकर के। उसके बाद में जगदीश हीरो आप हैं वो तय। नमस्कार सर, सबको आज तो शानदार चल रहा, आनंद आया सुनने में। सर असल में एक्टिविटीज है ना, ये सस्टेनेबल बेसिस पे अपन ये तो कतई नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट रुक जावे, डेवलपमेंट हो ही, लेकिन ये सस्टेनेबली हो। और जब कॉरपोरेट
चाहे वो खनन करें, चाहे ज्यादा पानी का उपयोग करें, चाहे नदियों के बहाव को जितना खदान खोदें, चाहे वो जंगल काटें, चाहे वो पहाड़ियों को नष्ट भ्रष्ट कर, सब लोग जो है क्या सब लोभी लोग हैं। और सरकार चक्कर में चढ़ जाती है पैसे के वजह से। विद्वान लोग इसमें ये रहना चाहिए नजरिया, या इस तरह एक्शन रहना चाहिए कि डेवलपमेंट को आप जीरो तो नहीं कर सकते, एकदम से तो नहीं रोक सकते, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसको तो आपको हर वक्त आगे 10 साल तक का आगे तक का सोचना पड़ेगा, 20 साल तक आगे तक का सोचना पड़ेगा। हर नए प्रोजेक्ट में, पेड़ कटो अभियान में, हर नई नदी रोको अभियान में, हर काम में लो अभियान में, अनाप शनाप बजरी खोदो अभियान में, अनाप बॉक्साइट निकालो या आप आयरन और निकालो, या कोई आप और दूसरी जो है अभी वो क्या खोद रहे थे वो पेड़ वेड़ मध्य प्रदेश के जंगलों में। तो ये जो सर इस तरह का सा अपन आज जो डिस्कशन कर रहे हैं बड़ा शानदार है, ये सही है, लेकिन सभी जो इसे एक ही तरह 60 फीट के ले जाएंगे अपन, तो जो है उसी को रोकने का मुझे जो फील हो रहा है वो बता रहा हूँ। आगे रोक देना चाहिए, बेकार बहुत है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता सर। अपन प्रयास करें, चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, थोड़ा सोशल और पॉलिटिकल और एक्टिविस्ट्स की तरफ से शानदार कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो इस तरह से सस्टेनेबिलिटी रहे, आदमियों के स्वास्थ्य का ध्यान रहे, आने वाली पीढ़ियों के खाने ध्यान रखें। एब्रप्टली आप किसी का खाना पीना चेंज नहीं कर सकते। जंगल में से आप जो टाइगर बचाने के चक्कर में 400 परिवार एकदम से एक गांव के बाहर निकाल करके दूर 140 किलोमीटर दूर उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां उन परिवार हैं कि वो उनका सब कुछ छूट जाता है। मतलब उनका जो है, अपने मारवाड़ी में, हमारे राजस्थानी में बोलते हैं कि उनका है मतलब। तो इस तरह की बातों को तो आपको टालना पड़ेगा कैसे न कैसे। उसके लिए क्या कैसे किया जा सकता है, क्या सोचा जाए, कैसे सोचा जाए, क्यों, आप सबकी जिम्मेवारी है। मुझे तो प्रैक्टिकली कभी कभी ये देखिए, जिन लोगों को अपन चेंज कर दिया और उसके पास एक बार पैसा आ गया तो वहां से जंगल में से, तो वो बेचारे वहां जाकर के एक बार पैसा आ गया, पैसे का क्या करें दिन तक तो, और जब तक समझ में आ जाएगा तब तक तो लुटिया डूब जाती है। एक शब्द आया था अभी पीछे, मतलब उनको मरने के लिए बाध्य कर रहे हैं अपन तो सर विद्वान लोगों ने सही दिशा में आज सोच दी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बस ये रहे कि थोड़ा थोड़ा इनपुट ये भी आए कि डेवलपमेंट होगा तो सही, डेवलपमेंट हुए बिना भी पार पड़नी नहीं है। अल्टीमेटली आपको दुनिया के दौड़ में शामिल तो रहना ही है। ये सब इतनी सी बात है सर, ये मैं कह के मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। डीएफओ साहब, अब मैं मनाराम जी गांधी हैं, एक शख्सियत है जो एनजीटी पे आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया है मनाराम जी ने, और उन्होंने अपने हिसाब से बहुत कुछ मनाराम जी गांधी, आपका बटन उल्टा दब गया है, तो ठीक है, आएंगे तो देंगे। आपने बहुत मनाराम जी ने एनजीटी में और बहुत संघर्ष किया है बजरी बचाने में, और उदयपुर के किनारे नदियों और इनके तो बहुत संघर्ष किया है मनाराम जी ने। उनके एक्सपीरियंस को हम जब आएंगे तो शेयर करेंगे, तो बटन उनका दब गया। आए भी करते हैं, आप अपना परिचय भी दें, तो भी बताएं, फिर की तरह को लेना चाहिए।
अशोक कुमार सिंह अपना माइक से अनम्यूट करिए और अपनी बात को रखिए। माइक को अनम्यूट करिए और अपनी बात को रखिए। हाँ चलिए हाँ थोड़ा परिचय हाँ, मुझे आप लोग सब सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं सर। तो मैं सभी पाना और सभी लोगों को, आप लोगों ये मौका दिए इसके लिए धन्यवाद, आभार को, सत श्री अकाल और सलाम जोहार। और ये बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों के लूट पे, क्योंकि मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का प्रतिनिधि हूँ और ये सारी चीज संसाधन है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि प्राकृतिक संसाधन जो बचे हुए हैं वो केवल आदिवासी इलाके में, खास करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हैं। तो ये सब लोगों ने तो क्या प्रॉब्लम एनालिसिस भी हो गया, अब सोल्यूशन क्या है? तो मेरे हिसाब ये है कि देश भर में जो लालची और बेईमान किस्म के और अयाश लोग हैं, उनकी जिंदगी हाथ में है। जैसे देश के जैन लोग हैं, बिजनेसमैन है, और सिंधी है, गुजराती है, मारवाड़ी लोग हैं। देश का 60% फाइनेंस कैपिटल के मालिक यही लोग हैं। फाइनेंस चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, और ये खानदानी बनिए लोग हैं। सभ्यता के बारे में यहाँ पे एक अनूप दास मंडल जी भारत में आदिवासी विस्तार में काफी एक जगत हितकारिणी किताब लिखे, थोड़ा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से बनियों ने, जैनों ने और देश भर के लोग हैं, इन्होंने शैतानी जो साजिश की है माध्यम से देश में जो है। तो इस तरह के जो लोग हैं, खासी फाइनेंस कैपिटल कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके लिए क्या रिवोल्यूशनरी स्टेप्स का कुछ लोगों ने कहा कि रास्ते पे जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अंबेडकर के रास्ते पे जाना चाहिए, कुछ लोग हमें कह रहे हैं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते पे जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंदेश्वरी प्रसाद मंडल के हिसाब से जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर के, और कुछ लोग महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले के, फातिमा शेख के रास्ते पे जाना चाहिए। तो रास्ते पे चल के ये जो फाइनेंस है और जो कुछ ही खास जो जाति के लोगों के हाथ में है, जैसे कॉमर्स, एसएचएम, ये सब लोग यही तो डिसीजन करते हैं, प्लानिंग कमीशन जो अभी। तो ये फाइनेंस कैपिटल्स को और इसके कैपिटलिस्ट को, जो मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, साउथ के चेटियार, ये बनिया जाति के जो लोग हैं, इसमें जातीय दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं मैं वर्गीय दृष्टिकोण से कह रहा हूं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ग्लोबल रूप में तो अभी भी उतना ही रिलेवेंट है कि मार्क्स के रास्ते और जो विश्लेषण का रास्ता है, तो दुनिया में है, माओ का भी रास्ता है, भारत में अंबेडकर का भी रास्ता अभी शुरू, गांधी इरिलेवेंट हो गए हैं। तो अभी किसके रास्ते चलेंगे, कौन नेतृत्व करेगा, क्या हथियार उपयोग में लाए जाएंगे, ये तो ऐसे कि जो जो नेतृत्व है उसके हाथ में है। और जितना इम्पोर्टेंट है
साध और साधन ऐसे होना चाहिए जिसमें कम से कम मानवता की छाप, कम से कम लोगों की हानि हो। और प्रकृति के पास में सब कुछ है, लेकिन जो कुछ प्रकृति पे कब्जा कर चुके हैं या करने वाले हैं, नीयत खराब है, उन लोगों से कैसे बचा जाए। तो एक तो है कि जो आदिवासी विस्तार में के आंदोलन, एनजीओ का आंदोलन चल रहा है, पर्यावरण का आंदोलन चल रहा है, का आंदोलन चल रहा है, और नक्सलवादियों का भी आंदोलन चल रहा है। अच्छा रास्ता सही है या सब लोग मिलके एक सही रास्ता चुने, क्योंकि नेतृत्व जो है बौद्धिक ईमानदार होना चाहिए और होना चाहिए, और जो साथी कह रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यही सलूशन है, ना तो हमें यही सलूशन को लागू करने के लिए मैं अभी तक कोई स्टैंड नहीं है कि ये कैसे जाएगा। जो जीता वही सिकंदर और जो हारा सो बंदर। बंदर भी बायोडायवर्सिटी, ये तो एक्ट तो बहुत सारे बने हैं। के साथ में मन्नाराम जी डांगी के साथ में हमने जंगल जमीन जन आंदोलन दक्षिण राजस्थान में, भीलखंड खुद में भीलखंड मुक्ति मोर्चा, कुछ हमारे लेफ्टिस्ट किया, हमने गुजरात आदिवासी महासभा चर्च के साथ किया, अभी वर्तमान में एक पॉलिटिकल पार्टी छोटू भाई बसावा के साथ में काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि आदिवासी ही देश और दुनिया के संसाधन है, और अभी वही बचा रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, और उनपे तरफ से हमला हो रहा है। उनकी जमीन, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान, उनके का। अब इन लुटेरों का कैसे हम लोग खात्मा कर सकते हैं और आज आए। अब ये राज भी किस तरह का राज होगा, पुलिसिया राज होगा, स्वयं जनता का राज होगा, कैसे लागू होगा। हम कोशिश कर रहे हैं और आप सबका इसमें सहयोग। जैसा पार्टिसिपेंट लोगों का लिस्ट देखा तो इसमें ज्यादातर पश्चिम भारत से जुड़े हुए, और काफी अच्छा सीखने को मिला, समझने को मिला। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सिंह जी, आपके दर्द को हम पूरा समझ पा रहे हैं। ह्यूमन के सेंट्रिक अपनी बात को रखते हुए, हम कुछ पॉलिटिकल माइंड रखते हुए हम राजनीति के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन एक अल्टरनेटिव वे में सोचते हैं। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक मॉडल हमारे दिमाग में लेकर के चलते हैं कि कुछ ऐसी हम बात को ला पाए और इस संसद के अंदर कुछ ऐसा हलचल कर पाए। इसी का करते हुए हर संडे को हम जो है 11:30 पे हम अपनी बात को रखना शुरू करते हैं। कई एक्टिविस्ट को जोड़ते हैं, कई अच्छे जो हमारे साथी साइंटिस्ट वगैरह जोड़ते हैं। हम किसी न किसी टॉपिक पर चिंतन करते हैं। अगला हमारा जो सेशन रहेगा वो महीने भर संसद चलेगी, तो संसद का हम शेडो गवर्नमेंट मानते हुए हम अपने आप को उस संसद में जो भी कार्रवाई होगी उसका हम विश्लेषणात्मक तरीके से उन तथ्यों के ऊपर, गांव गरीब के ऊपर, नेचर और ह्यूमन के ओरिएंटेड जहाँ भी विरोध होगा वहाँ हम अपनी बात को रखें तो समाइज करने का कोशिश करेंगे। आपके दर्द को हम वाकई समझ रहे हैं। हम पर्टिकुलरली जाति की बात नहीं करें, कॉर्पोरेट कह दें उनको, बढ़िया ग्रुप को कह दें, तो बात वहीं जाकर के वहीं टिक रही है, वहीं जीडीपी की बात टिक रही है, वहीं ग्रिड की बात टिक रही है, और आदिवासियों के दर्द को पहचानते हुए आज का ये सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और वीरेश की तरह आप अपनी बात को रखें। एक चीज रह गया है कि मंडल आर्मी के नेता को दिल्ली में गिरफ्तार किया, बीसी का आरक्षण नीट में मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन के साथ में अन्याय हुआ, उसका मंडल आर्मी का जो नेता है, मैं उसको नहीं जानता हूं, मुझे सोशल मीडिया कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है दिल्ली में। तो ये कि दुखद घटना है, ये आपसे शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। वीरेश की तरह हनुमान राम जी
आपने आपके आदेश अनुसार अपनी बात रख रहा हूं। और जिस समय शुरू में मैं आपसे जुड़ा था, मैंने आपको बहुत ही एक सामान्य रूप में लिया था, लेकिन जैसे जैसे कहा है, मैं ये देख रहा हूं कि आपका मिशन जिस तरफ जा रहा है कि वो एक समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कि जिस समाधान को हम छठी सदी 1400 सालों में हम नहीं निकाल पाए, मुझे वो समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1400 सालों में जो लड़ाई रही है वो संसाधनों की लड़ाई रही है, संसाधनों पर कब्जा है। और वो वर्ग, खासतौर से वो सोच, वो मानसिकता जो इन सालों में लगातार इन संसाधनों पर कब्जे के प्रयास करती रही, अलग अलग ताकतों, वो इस समय फिर से सक्रिय हुई है। ये प्रत्यक्ष तौर पे पिछले 7 साल में आ गई है ये बात, कि केवल और केवल बात संसाधनों पे कब्जे की है। ये जो लोग हैं ये नारा लगाते हैं भारत माता की जय, यानी वो दिखाना चाहते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे एक देश है भारत, और वो भारत एक माता है जो हमारा पेट भरती है। भारत माता नहीं, ये पृथ्वी माता है। मैं एथिकल रूप में बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक हूं। इस पृथ्वी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि ये पॉपुलेशन की बात करते हैं, इससे 10 गुना 100 गुना पॉपुलेशन का पेट ये भर सकती है कि उसके तरीके से पेट भरने दिया जाए। जो फीडिंग करने का तरीका है, मां आती है तो वो स्तन के अंदर उसके दूध आता है और वो दूध पिलाती है, सब तरह का पोषण उसको, और वो पूरा एक समर्थ बच्चा पैदा होता है। जरूरत होती है कि उस माँ का भी पोषण हो, अगर माँ होता रहेगा तो बच्चे का भी पोषण होता रहेगा। लेकिन ये सरकार या ये लोग, ये ग्रुप जो है कि हमें बच्चे का पोषण करने के लिए माँ के हाथ पैर और उसका माँ या उसके अंदर से रक्त निकाल करके उसके द्वारा पोषण करेंगे, ये इस सोच के लोग हैं। हमसे मतलब हम किसान और आदिवासी, जिनको अलग अलग, एक किसानों का संगठन दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 4 बॉर्डरों पे, और जैसे हमारे अभी आज नायक जी आए हैं और दूसरे तमाम लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, अलग अलग मोर्चों पे। आज जरूरत इस बात की है, हनुमान राम जी, मैं आपको कि आपने एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां ये लड़ाई इंटीग्रेटेड होकर लड़ी जा सकती है। इस बात की है कि 2 मोर्चों पे आपको काम करना होगा हनुमान राम जी। एक तो आपके पास संसाधन, मैं आग्रह करूंगा कुछ लोगों से जिनके पास संसाधन है, वो हनुमान राम जी की उस लड़ाई को के लिए एक इस तरीके का चैनल रूप का बनाएं, वो चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे कुछ भी हो, कि जितने यहाँ होते हैं, जैसे आज नायक जी का लेक्चर है, ये ऐतिहासिक लेक्चर है, एक मार्गदर्शक का। इसके अलावा भी पुनीत जी ने जो अपनी बातें कही हैं, वो भी एक मार्गदर्शन का उनका व्याख्यान है। व्याख्यान का इंटीग्रेशन करके हम एक चैनल बनावें जहां आम आदमी उन चीजों से के, जब मेरे जैसा आदमी जो 38 साल पत्रकारिता कर रहा है, 38 साल से, वो बहुत बिग है, तो एक आम आदमी वो कितना बिग होता है, हो सकता है, ये सोचने की बात है। यानी आंखें खोलने वाला लेक्चर आज रहे हैं 2, पुनीत जी का और इनका नायक जी का, जो आई ओपनर्स हैं कि जो है लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, किस तरीके से ये सरकार जो है उनका साथ दे रही है, को निचोड़ना चाहते हैं, जो माँ के हाथ पैर काट करके पालन पोषण करना चाहते हैं, खुद का पोषण। तो वहां हनुमान राम जी एक दिशा लेकर के चल रहे हैं, उसे जरूरत है उस कार्यक्रम को आगे चलाने की। और जी इस बात की भी है कि जो किसान मोर्चा, जहां एक चिंतक वर्ग किसानों का बैठा, चले और पुनीत जी को और इन सबको भी वहां बुलाएं। सुखदेव जी हैं, रूपचंद जी हैं, इन सब का एक इंटीग्रेटेड लेक्चर, इंटीग्रेटेड एफर्ट वहां हो, से एक मैसेज कन्वे हो सबके बीच में, तो वो ज्यादा कारगर हो पाएगा। यानी अब जरूरत कि जो हमारा एक्ट चल रहा है, इसको मैक्सिमम शार्पनिंग करके इसको एक दिशा दी जाए। देखिए फूड टेक्नोलॉजी में कितनी शानदार बात उनके पास है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। कि मान लिया एक हम पोषण कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हमने खिला पिला करके चावल दाल
दिया, लेकिन एक विटामिन ए की डेफिशिएंसी की कमी शरीर में रह जाती है तो आदमी को रतौंधी आती है, बहुत सारी कमी रह जाती है। विटामिन बी की कमी रह जाती है तो शरीर के अंदर बेरी बेरी रोग हो जाता है, खतरनाक रोग है कि आदमी को तिल तिल करके मारता है। विटामिन सी की कमी अगर रह जाती है तो स्कर्वी रोग के हो जाते हैं, खुजली होती है, खाज होती है, आदमी खा पी के भी बेकार हो जाता है। विटामिन डी की हम सब जानते हैं कि डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी रहेगी तो और विटामिन के की कमी रहेगी तो वक्त रक्त के थक्के नहीं जम पाएंगे, बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी। मतलब एक फूड सैचुरेटेड फूड, संतृप्त भोजन, जब तक एक नहीं संतुलित भोजन मिलेगा तक ये चीजें दूर रहेंगी। तो वो वर्ग जो इसमें जानकार हैं, वो डॉक्टर लोग, वो चिकित्सक इंटीग्रेशन होकर आगे आएंगे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है अपने इस सारी बात का कि आंदोलन को भी इंटीग्रेशन की जरूरत है और जो कार्यक्रम जितने चल रहे हैं अच्छाई के लिए, मानव की जरूरत है। तो ये इंटीग्रेशन हमें इस समय एक प्लेटफॉर्म किसान मोर्चा का मिला हुआ है, जल्दी से जल्दी पहुंचे, देर ना करें, वहां जाकर के सारी चीजें इंटीग्रेट करके कम से कम मैसेज कन्वे करें, जन समर्थन हमें मिल सके और हमारे साथ एक जन समूह खड़ा हो सके जो नक्सलवाद आदिवासियों की लड़ाई को कब्जा कर रहे हैं, उनसे उस कब्जे को छुड़ाया जा सकता है, बशर्ते कि किसान मोर्चा जुड़ के खड़ा हो जाए, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान ले और अब उन कहे कि वो हमारी लड़ाई को। ओवरऑल इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, हर मोर्चे पे इंटीग्रेशन की जरूरत है और जो हनुमान राम जी हमें इंटीग्रेशन की ओर ले जा सकता है। दैट्स ऑल। मैंने कुछ शायद ज्यादा समय ले लिया, धन्यवाद। हाँ, सुरेश सराज साहब, हम मुल्की प्रयास में हैं। अब हमारे बीच में जो किसान के संगत से जुड़े हुए हैं, तो अरविंद जी अपनी बात को रखा और हैं और सेकंड हमारे एमपी और हैं। अरविंद जी बात को रखें 2 मिनट में। सभी साथियों को नमस्कार। अभी वीरेश जी तरार साहब ने पहले तो उनका जवाब देता हूं मैं। एक तो तरार साहब, नक्सलवाद जो है ये सरकार, हिंदुस्तान में क्या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी आतंकवाद या नक्सलवाद जो भी चीज है ये सरकार का प्रायोजित होती है। एक जाति या एक समूह या एक अकेले इंसान का बस नहीं होता वो नक्सलवाद बन जाए या आतंकवाद। तो ये तो तमगा दिया हुआ है सिर्फ उनका वो प्राकृतिक संसाधन हथियाने के लिए। और ये जो प्रस्ताव है आपका कि भाई हमारे को इनको किसान नेताओं को कंपाइल कर जो आदिवासी हैं उनके साथ में जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये लड़ाई आदिवासियों के साथ में जुड़ते ही कार घुटनों के बल आ जाएगी, क्यों बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बेल्ट है। बहुत बड़े लोगों में उन लोगों को ये किसान नेता नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये लोग हमारे को, अब यदि हम लोगों ने कोई ढंग का या ढंग का विचार करके कोई प्रोग्राम नहीं बनाया तो ये पूरे के पूरे ह्यूमन सोसाइटी में, शहर में तब्दील कर देंगे। ये गांव का ये कॉरिडोर के नाम पे ये जो जमीनें ले रहे हैं, ये सारा इनका काम ये है इस तरह से कि सुबह टिफिन उठाओ, जाओ और फिर आप शाम को कमा के खाओ। जैसे एक पिंजरे के अंदर बंद चिड़िया होती है, उसको जैसा वैसा ही मिलेगा, जैसा पानी देगा वैसा ही मिलेगा। वो चीज होने की तरफ हम, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरा जीवन है, मैं बिल्कुल प्रकृति के नजदीक रहता हूँ। आप लोग जो भी आदमी में रहते हैं उसी तरह से मैं प्रकृति के नजदीक रहता हूँ, खेत में रहता हूँ। मैं बिना दवाई के सिर्फ अनुशासित जीवन से और खेत में रहने से ही मैं ठीक हो गया। तो ये एक ऐसी जगह ले जाकर के छोड़ देंगे जिसमें आम आदमी के तो समझ की बाहर ही नहीं होगी। अभी भी जैसे है कि भाई बिना पैसा तो काम चल ही बनी, और एक उम्र आदमी की इसलिए गुजर जाती है, एक अपना मकान बनाता है, बच्चों की शादी करता है और ढंग से पढ़ा भी नहीं पाता है। एक आम आदमी की ये हालात तो हो गए हैं। इस चीज के ऊपर विचार करके कि हमारे गांव इंडिपेंडेंट रहे, गांव के जो जलाशय हैं पुनर्जीवित करें, और जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारे जोड़ हैं वगैरह हैं जितने भी हैं, उनको पूंजीपतियों के हाथ में हम नहीं जाने दें। बाकी वीरेश तरार जी ने बिल्कुल काम की बात कही। हम आंदोलन में जो भी हमारे नेता हैं और हैं, जो भी बॉर्डर्स हैं, वहां जाकर के और हमारे को मीटिंगें लेनी चाहिए।
ये चीजें जो हम यहाँ पर बोलते हैं करते हैं उनका डॉक्यूमेंटेड करके भी बांटनी चाहिए उसके ऊपर और उनके सेशन वहां पर लेने चाहिए। धन्यवाद। रिकॉर्ड हो रहा है। अब हमारे साथ में एमपी रामनारायण चौधरी हैं, वो बात करेंगे। हाँ जी, राम राम जी सबको। हाँ, आवाज आ रही ना सर? ठीक है। हाँ, तो सभी को राम राम सर। वाकई सर हनुमान जी बहुत बढ़िया आज जो है वो सार्थक मीटिंग शानदार हुई, खासकर जो है आदिवासियों और किसानों पर है। तो मैं भी उसके लिए आज थोड़ा सा कि मैं भी एक धार जिला और झाबुआ जिला के आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो आदिवासियों की जानता हूँ। तो इस देश में मेरे हिसाब से देखा जाए तो टोटल कारपोरेट और सरकारों ने आदिवासी को ही भुनाया उनके नाम पे। आज मैं आदिवासी की बात करता हूँ तो हमारे क्षेत्र में आदिवासी जिले में कई प्रकार की योजनाएं थी, कई प्रकार खाद बीज दवाई और आदि जो है वो बहुत पैसा आता, लेकिन जमीनी बेस पे 5% भी उस पर जो है काम नहीं है। उस आदिवासियों के नाम पे जमाने भर की लूट खसोट हो रही है, जबकि इस क्षेत्र तो आज हमारे जो है वो आदिवासी क्षेत्र में जैसे जंगल है उनके पास उनका खुद का उपजाया उस क्षेत्र के वो लोग लकड़ी काट काट के और छोटे छोटे जैसे हमारे कृषि औजार के लिए गांव में जो है भेजते थे, उसकी कृषि औजार वो उनकी लकड़ियां छोटी छोटी जो उसमें भारी में जो आती थी वो बंद हो गई। एक तो उनका और वही जो हो फॉरेस्ट विभाग बड़े बड़े ट्रक में भर के और वो घुमा फिरा के मार्केट में बेचते हैं, और वो छोटे आदिवासी वर्ग है वो पूरा इस पे आश्रित होता था। पहले हम लोग पहले उनकी बैलगाड़ियों में भर के या सीट पे उठा के वो आप लाते थे, 200-400 रुपए में बेच के चले जाते थे। तो एक खासकर किसानों की जो है गोवंश जो है पहले बिजनेस होता था। मैं इस पे थोड़ा सा कहीं कुछ किसी की ठेस में पहुंचे कि गोवंश का जो बिजनेस होता था पहले, जैसे गाय है उसका खेड़ा हो गया, बैल हो गया, उसको जो हम बेच देता था वो उसको बेच देता था। ये खरीदी बिक्री बंद होने से एक धंधा ये किसानों का चौपट हो गया है। और वही बात वहां रुकती नहीं है, ये खरीदी बिक्री जरूर होती है, लेकिन जैसे आज गुजरात में दारू नहीं बिकती है लीगल तौर पे, लेकिन उससे डबल बिक रही है। उसमें कमा कौन रहा? बड़े बड़े मार्केटदार जो करोड़ों अरबों रुपए लगा के बड़े बड़े ट्रक ले जाते हैं, और कभी कभार पकड़ में कोई आता है तो 2-4 बॉटल बना देते हैं। तो ऐसा ही लकड़ी में भी हो रहा, बड़े बड़े ट्रक तो पार हो रहे, लेकिन छोटे छोटे बेचारे जो अपनी सीट पर गठरी बांध के वो जो है 200-400 रुपए कमाता था वो उन पे बैंड लगा दिया है। अब किसान पालता है, यदि कीड़ा हो गया तो या तो वो रोड पे छोड़ देगा उसको मरने के लिए, या बेचेगा तो उसको खरीदी बिक्री बंद है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में इस चीजों का भी जो है वो नुकसान उनके साथ हुआ है। योजनाएं आती है, उनके नेता, एक तो शिक्षा की भी कमी है हमारे धार झाबुआ में देखा जाए तो शिक्षा की ट्राइबल एरिया बहुत, उसमें उनके कुछ नेता जरूर होते हैं लेकिन वो हजारों में एकाध होता है, और उस नेता को भी ये जो पॉलिटिक्स पार्टी जो हाईजेक कर लेती है वो उनके ढोलक बजाता रहता है, फिर वो किसानों की बात नहीं करता, आदिवासियों की बात नहीं। तो इस क्षेत्र की हम यदि बात करें तो जैसे हमारा पीतमपुर एक एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो भी मैं कह रहा हूँ किसी आदिवासी क्षेत्र में जाके ऐसी जगह लगा दे जहां वो जमीन उनके काम की जमीन में नहीं, बहुत सारी ऐसी जो लैंड पड़ी है जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आ रही, वहां पे लगाए, इंडस्ट्री में उनको रोजगार मिले। आज भी पूरे देश में आदिवासी लोग बाहर जो जा रहे हैं मजदूरी करने या कुछ भी करने, इंडस्ट्री लगना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री के नाम पे भी जब इंडस्ट्री लगती तो उसका पालन होना चाहिए। आज क्षेत्र में रह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे पीतमपुर का एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा हब है जहाँ पे बहुत बड़ा ऑटो टेस्ट, लेकिन प्रदूषण इतना है कि जितना भी प्रदूषण होता है ये लोग 200-200 300-300 फीट गहरा के अंदर छोड़ देते हैं, उसमें एसिड है, कास्टिक सोडा है, केमिकल है, सब अंदर डाल देते हैं, और बस सरकारी जो है उनके पास मिल जाता है भाई हम पॉल्यूशन मुक्त हमारी कंपनी है। जबकि इतना पॉल्यूशन हो कि जैसे अभी हमारे आया था कि पानी में जब पॉल्यूशन छोड़ते हैं तो नदी जो है लाल हो जाती है, उसका पानी पीने लायक नहीं होता है, बीमारी होती है, कैंसर हो जाता है, जो है फड़फड़ा जाती है, कुल्ला करने पे जो है मुंह जल जाता है। तो यही हाल हमारे जो है एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे हो रहा है। जमीन का अंदर का पानी लाल हो गया पूरा, पीने लायक तो मारता, क्योंकि उसमें एसिड और कास्टिक और ये इंडस्ट्रियल छोड़ती है। तो इंडस्ट्री में ये लगाम लगना चाहिए
गंदगी जो छोड़ रहे हो, इसमें केमिकल जो छोड़ रहे हो, इस पे आपका जो नियम तो है उनका, भाई आप इसको साफ सुथरा करके उसका फिल्टर प्लांट लगाओ, लेकिन बस ले दे के कागज में उनका जो नोटिस मिल जाता है उसका कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो है भेंट चढ़ा हुआ है ये जो है सिस्टम। तो इन सिस्टमों को पे भी पहले जो है जोर देना पड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र धार जिले में कड़कनाथ मुर्गा की जो है प्रजाति पूरे शायद देखा जाए तो विश्व में फेमस कड़कनाथ मुर्गा जो होता है, जो खास करके आदिवासी वर्ग और झाबुआ की जो है प्रजाति है। लोग दूसरे लोग इसको हथिया के ले गए और जैसे धोनी ने वहां उस प्लांट डाला है, तो ऐसे लोग तो डाल रहे हैं, लेकिन क्यों ये प्रजाति हमारे झाबुआ की प्रजाति नहीं दे पाते। और वो बिहार में वो कहाँ जाके उसने बहुत बड़ा प्लांट डाल दिया धोनी ने, वो उसका के साथ सरकार है, उसके साथ कारपोरेट के लोग हैं, उसके साथ सारे जो है वो IAS IPS सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, तो सहायता मिल गए उसको, बड़े बड़े फार्म बन गए। वही झाबुआ और धार का कड़कनाथ मुर्गा आज बेचारा हम यहाँ किसानी आदिवासी उसको जो है वो औने पौने दाम में बेचता है, या फिर वो उसकी खेती ही नहीं कर पा रहा है, झाबुआ की जो है वो नस्ल है। तो सरकार को ऐसी ऐसी योजना है उस टाइप से, मतलब आदिवासी वर्ग के लिए जमीन बेस पे कागज में बहुत हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज दवाई से जुड़ा हो, उनके नाम से 2000 रुपए की थैली निकलती है मान लो खाद की, वो उनके जो बड़े लोग, क्योंकि आदिवासी ज्यादातर किसी की मजदूरी करते हैं, तो उनके यहाँ से निकाल के 1000 रुपए में खरीद लेते हैं, को भरना 2000 रुपए, उनसे 1000 रुपए में खरीद लेते हैं और उसको उस पैसे के दारू पानी में खत्म कर देते हैं, उसको दारू पिला देंगे, खर्चे में डालवा देंगे। तो आदिवासी वर्ग को इसमें जो इनके होने पौने इनका शोषण करते हैं, वो भी इनका भरपूर जो है इनका उपयोग करते हैं। और ये कारपोरेट वाले लोग सरकारी संस्थान जो है वो भी भरपूर कर रही है। जितने भी सरकारी संस्थान इनके नाम से योजनाएं आती, उनकी ड्रिप उनकी आती है, कागज में बन जाती है, करोड़ों रुपए की जो है इनकी ड्रिप इरिगेशन में, मशीनरी में, सब कागज नंबर 2 में साइन वाइन होकर चला जाता, पता लगे किसान के पास गया ही नहीं। और ये भली भांति आप लोग सब जानते होंगे, कांड पता ड्रिप इरिगेशन का करीब करोड़ों से, जिसमें कई अधिकारी निलंबित भी हुए हैं। तो आती है जरूर, लेकिन वो किसान और आदिवासी, खास करके आदिवासी वर्ग में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, वो कागज में रह जाती है। तो मेरा आज के सेशन पे थोड़ा सा अब लास्ट में समय सब हो जा रहा है, लेकिन किसानों का इस तरह से आदिवासी वर्ग में जो शोषण होता है, उनके नाम पर दूसरे मचाते हैं। उसमें सरकारी संस्थान भी आ गई, सरकार भी आ गई, और जो है नेता लोग भी आ गए। तो ये कुल मिला के मेरी 2-3 बातें आज की जो है इसमें थी। तो बस आज 2 घंटे हो गए हैं, सब लोग बोर भी हो रहे होंगे, बहुत सारे लेफ्ट भी होंगे, तो आप में थोड़ा हमारे आदरणीय लाल सिंह है, तो शायद अब इनको भी हम सुनेंगे अभी, क्योंकि शायद आज सर आप लेट जुड़े हैं थोड़े से सुने वगैरह हमारा आज का कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। आपको यही विराम देता हूँ। हेलो, हाँ राम प्रसाद जी, अपना माइक विद्वान साथियों को मेरा प्रणाम। इस दुनिया में इन नेम ऑफ पब्लिक सारे के सारे नियम कायदे कॉरपोरेट के बने हुए। तो आज का जो सम्मेलन है और इस बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है, और एक दिन हम इसमें बिल्कुल कामयाब भी होंगे। सारे लोग, चाहे उत्तर के हो, चाहे पश्चिम के हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी लोग हो, जब तक हम नहीं होंगे तब हमारा बचाव कहीं भी होने वाला नहीं है, क्योंकि शासन और जुडिशरी तक हमारे साथ नहीं है। और हमें ये बात घर घर होगी, तभी हम सफल होंगे। इसके लिए हमें सतत प्रयास करने पड़ेंगे और हकीकत दल पर उतरना पड़ेगा। जय राम जी की जय हिंद, सलाम, सबको राम राम। आप माइक खोल रहे हैं सेशन के अंदर, हम मान साहब हैं, 1-2 और हैं उनको लेंगे। हाँ लाल सिंह जी बोलिए। अच्छा,
हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि गोल 15 में नंबर का बात हो चुकी होगी, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपमेंट के प्रोसेस में 15वां नंबर है सस्टेनेबल गोल्स में बात हो चुकी होगी, जो मैं बहुत लेट हो गया। मैं तो 2 लाइन बोलूंगा अब कि हमको चाहे गवर्नमेंट में है, चाहे हम आदिवासी हैं, चाहे हम किसान हैं, जब तक नहीं करोगे अपने आप को नॉलेज से, जानकारी से, खुले माइंड से, शिक्षा से अपने को करोगे, अपने को एजुकेटेड नहीं करोगे, अपने को पक्का समझ नहीं करोगे, जब तक ऐसे ही बैठते रहो, इकट्ठे होंगे माँ इकट्ठे होंगे, होगा कुछ नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सबको पढ़ना लिखना सिखाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। थैंक यू। चलो और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फिर भी आप 2 मिनट में बात को रखें, और फिर जयदयाल सिंह जी मान और साहब का कोई रह जाएगी लाइन तो उसको सुन लेंगे लास्ट में। लाल सिंह जी बंद करिए बात। हाँ, सभी साथियों को राम राम। आज का जो कार्यक्रम है आदिवासी और जल जमीन बचाने का, मैं तो इसके बारे में से कहूंगा कि केवल आदिवासी की नहीं, मानव प्रकृति के मानव जीवन को बचाने का अभी जो संघर्ष चल रहा है पूरी दुनिया में, मानव जीवन को पूरा खतरा है। पहले बात हुई थी कि भाई इच्छा और आवश्यकता और इच्छा के बारे में मैं एक कहानी थोड़ी छोटी सी कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब सिकंदर आधी दुनिया को जीत के आज निकला तो बीच में एक महात्मा मिले और महात्मा ने उनसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मैं पूरी दुनिया को जीतने जा रहा हूँ। बोले भाई तो आपने आधी दुनिया को तो जीत लिया है, पूरी जीत के करोगे क्या? बोले मैं पूरी दुनिया को जीत के मतलब पूरी दुनिया पे राज करना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि आप हो सके पूरी दुनिया को जीत लोगे, लेकिन आप देख नहीं पाओगे। और वही सत्य हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आदमी की इच्छा और आवश्यकता दोनों में भेद करना आदमी भूल गया है। वो इच्छा को ही आवश्यकता मान के बैठा है। अब रही बात कि भाई आज के समय का कहने का मतलब है कि आज से 75 साल पहले जब देश गुलाम था तो मानव हर मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ था। आवश्यकता तो उस टाइम भी आदमी को थी और पूरी होती थी। उससे बढ़ते बढ़ते फिर शिक्षा का अभाव था तो लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में गए। जितना शिक्षा के क्षेत्र में और लोकतंत्र को अपने तंत्र के रूप में अपने राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को अपनाया, तो जैसे जैसे शिक्षा और लोकतंत्र मजबूत हो गया, दुनिया में मानव जाति के लिए इस दुनिया में जीवन खतरे में पड़ गया। तो अपन शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। आज अगर किसी भी अधिकारी IAS से लेके कर्मचारी तक, वो आदमी पैसे, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो आदमी अपनी मेहनत से के साथ उसको भ्रष्टाचार कहीं न कहीं पोस्टिंग पे ज्वाइन करने के लिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है और वो अपनी जिंदगी में फिर भ्रष्टाचार की लाइन में ही जाता है। आप डेली ये न्यूज देखते हो। जो वो प्रतिनिधि आज के समय में जो चुन के आ रहा है वो धन बल के इस तरफ से चुन के आ रहा है। तो जिस आदमी को अपने धन बल के आधार पे चुना, वो आदमी कैसे मान लें कि अपने जाके अपने भलाई के लिए काम करेगा? वो अपने आप लोगों की भलाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए काम करेगा। तो अभी जो ये शरीर है, पूरी दुनिया को एक मानव शरीर के रूप में अगर अंकित करूं, ये पूरा का पूरा सड़ गया, बीमार नहीं हुआ, सड़ गया। अभी इसको कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? ये तो बहुत लंबी कहानी होगी। इनके लिए बहुत बड़े बाखुरों की जरूरत है जो इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दे। अब अपन ने एक देश है, जैसे एक बारे में बताऊंगा, स्विट्जरलैंड ने जो अपनाया, वहां पे भी पहाड़, प्रकृति, पेड़ पौधे ये है, लेकिन उन लोगों ने उसको पर्यटक स्थल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटे, कोई व्यापार नहीं किया, कोई एग्रीकल्चर मतलब इंडस्ट्री नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने उनको डेवलप किया पर्यटक के रूप में। आज पूरी दुनिया अगर वहां जाती है, उनकी अर्थव्यवस्था उसी पे चलती है। फिर उन्होंने एक दूसरा लगाया बैंकिंग का सिस्टम है, जिसे पूरी दुनिया के धनवान लोग वहां पैसा डालते हैं, उस पैसे का वो लोग यूज करते हैं। तो वो स्विट्जरलैंड भी इसी धरती पे है। उनके आज सेना नहीं है, उन्होंने आवश्यकताएं मतलब केवल आवश्यकताएं रह गई, इच्छाएं उन्होंने कुछ पाली नहीं। तो इच्छाएं नहीं पाली तो आवश्यकता उनकी पूरी हो रही। आज दुनिया में सबसे
ये लोकतंत्र नाम का रहा भ्रष्ट तंत्र बन गया। अब इस भ्रष्ट तंत्र को कैसे बचाएं, ये परमात्मा जाने। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े अच्छे वक्ता आए, खासकर जो इससे जुड़े हुए हैं अशोक कुमार जी जैसे, जिन्होंने प्रैक्टिकल अपने अनुभव। एक बात मैं जोड़ देता हूँ इसमें कि प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। करोड़ों में एक आकलन लगाया था किसी ने कि यहाँ इतने संसाधन है, उनको यदि एक एक आदमी बांटा जाए तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक प्रत्येक के आता है। तो इसको हम कैसे बढ़ा के रखें जिससे चाहे आदिवासी और दूसरी मानव जाति, जिन्होंने जैसे अभी बताया सुशील कुमार जी ने कि करप्शन बहुत है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं जो है। तो इसका मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूं आपको कि भारत में जैसे सब तरह के 85 प्रकार के मिनरल, कोयला जिसमें अब्रक, आयरन और तरह तरह के जैसे मुख्य हर स्टेट में मिलते हैं। तो हर ऐसा कोई स्टेट नहीं है भारत में माइनिंग नहीं हो। जैसे कानून बड़े हुए हर तरह के, लेकिन उसमें आपको उदाहरण देता हूं जो कर्नाटका का, जो कि 2004 से 11 तक चला, जिसमें 40, जिसके बाद में लोकायुक्त से इंक्वायरी भी हुई और कितना करोड़ों रुपए का घपला मिला उसमें। में वहां लॉ लिखता है अपने बिलारी वहां जगह है, जिला है स्थान में, ये अरावली रेंजेज है, इस तरह की काफी बड़ा पहाड़ी इलाका है वो, जहाँ जो है लोहा आयरन और मिलता है, उसको चाइना में एक्सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने सरकार जिनको देती थी पट्टा लाइसेंस दिया कुछ को, उसमें 27 रुपए की रेट लगी हुई थी। तो जो मैपिंग उनको दिया नक्शा बना के, उससे आगे जाके 10-10 मीटिंग होती रही। और जो फॉरेस्ट के अफसर थे, आईएएस ऑफिसर थे वहां के, कई इवन मिनिस्टर, जो रेड्डी ब्रदर्स का मैं नाम लेता हूं, ये अपने पॉलिटिशियन, वो पहले बहुत गरीब थे वहां पे पुलिस में, सारे इसमें धंधे में आए, एक तरह से ठेका लिया और इसको वहां पूरे को 2 नंबर से चाइना में भेजते थे। तो इसमें जब के जो संतोष हेगड़े, उनको एक लोकायुक्त नियुक्त, तो उसमें पता चला कि किस तरह के वहां पे 6 मंत्री मिले हुए थे, 3 सीएम थे, तो सबसे लास्ट में थे, ये भी इनका भी थोड़ा था उसमें हाथ, और कई आईएएस 900 दोषी पाए गए। इनको रेड्डी, जनार्दन रेड्डी जी, इनको 3 बार जेल जाना पड़ा, छोड़ा गया, अब भी केस चल रहा है उनपे, फाइनल हुआ, इनको सुधा हो गया। अपनी लड़की की शादी में किस तरह से इन्होंने करोड़ों अंधाधुंध कई मंदिरों में दान किए, जबकि सबसे गरीब थे। में देखो आप, आज पिछले साल 600 इलीगल माइनिंग की शिकायतें दर्ज है, एफआईआर ने केस चल रहे हैं उनके, जबकि सबसे सीधा सबसे कम यहाँ पे हैं। अब आपके बिहार में, वहां में सबसे ज्यादा, वहां भी आयरन बॉक्साइट वगैरह अच्छे मिलते हैं, लेकिन वहां भी कोई इलीगल माइनिंग हो रही है बहुत ज्यादा है। उड़ीसा का इन्होंने उदाहरण दिया ही अपने। बाकी कि ये पानी कारखाने उसमें छोड़ देते हैं, ये भी हर जगह छोड़ते हैं, राजस्थान में हो कहीं भी हो, गंगा उद्योग है कानपुर से लेके आगे तक, जो वो पूरा पानी डायरेक्ट उसमें गंगा नदी में छोड़ते हैं। हमारे अपने राजस्थान में पंजाब से नहर में छोड़ देते, पीने का पानी, फसल खराब होगी। पर हर साल इसमें दोनों सरकारें मिलती हैं आपस में, लेकिन इसका अभी तक कोई हल नहीं। इस तरह के या तो नियम बनाने पड़ेंगे हमें कि इसमें कुछ पाबंदियां लगे। बाकी हमारे साथ जितने यदि ढंग से यदि हम माइनिंग भी करें, तो इतने हमारी धन संपदा है वो नेचुरल रूप से एक तरीका के एवं, तो हमें मतलब माइनिंग भी मिलेगी और हमें मिनरल यदि उसमें कुछ लिमिट है इनमें, जैसे आपने कल 10 मीटर तक हम इसको खान को खोदे, लेकिन 100 फुट तक, 1000 फुट नीचे पानी आ जाता है पाताल में, जो कि अलाउ नहीं है, वहां तक खोदते। तो इस तरह के यदि कुछ सुधार हो जाए तो इनमें काफी प्रगति हो सकती है। जैसे उड़ीसा में कितने उग्रवाद वो हैं, आदिवासियों को वो बन गए, नक्सलवादी बन गए,
कारण यही कि उनको सताया गया, किसी कारण से वो प्रकृति से उनको विमुख किया गया, या उनके हमें मानवीय तो किस तरह से उनको सुधार किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल भी ठीक बताया इन्होंने कि पॉलिटिकल करप्शन भी सुधर दे, उनका साथ देकर जो है। बाकी धन्यवाद, बहुत अच्छा आज का सेशन था, सभी को धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी के जुड़ने के लिए। और किसी की कोई लाइन एक आध अपनी बात को रखें, वरना आप आज का यही सेशन समाप्त करेंगे। और अगले सेशन में हम सभा चालू है, इसलिए लोकसभा के काउंटर पार्ट के तौर पे, शेडो गवर्नमेंट के तौर पे हम काम करते। मेरा ही ज्यादा रहेगा रोल कि मैं 5 दिन तक अपना सेशन जो चलेगा उसके नोट बना शेयर करूंगा और लिंक आप लोगों को भेजूंगा। जब तक लोकसभा चलेगी तब तक इसका रहेगा। हम कोई स्पेशल गेस्ट नहीं लाएंगे, चिंतन शिविर का सार रहेगा कि लोकसभा हुआ, मैं राउंड दी क्लॉक लोकसभा के साथ बैठता हूँ और अपनी नोट भी बनाता हूँ। अपेक्षा रहेगी कि अब लोकसभा में क्या होता है ये आप तक हम पहुँचा पाए, ये हमारा एक मिशन है। शेडो गवर्नमेंट मानते हुए ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत ये पार्लियामेंट के तौर पे काम करते हैं हम, और ह्यूमन के शांति के बात को लेते हुए जहाँ भी विचलित होते हैं संसद वहाँ हम अपना चिंतन। मैं आज का सेशन यही आपसे आज्ञा चाहूँगा कि हम समाप्त करें। ठीक है, 4 5 तो आप 1 मिनट में कर दें, वरना मैं थैंक यू आप सभी के जुड़ने के लिए। अगले संडे यही टाइम और यही हुआ, और लोकसभा की आप सवाल होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चाहेंगे कि आपका माइक खुला है? ठीक है फिर, ओके, आप सभी को आने के लिए। एक सेकंड मैं बोलूँ कुछ। आप बोलो सुरेंद्र जी। सब लोग हनुमान राम जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उस संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ, करीब 1.5 साल पहले जयपुर में हमने शुरुआत की थी हनुमान राम जी ने कार्यक्रम रखा था वैकल्पिक राजनीति या राजनीति का विकल्प। तो उस समय नहीं था, 1 या 2 आदमी आए थे, तो मैं बहुत निराश हुआ था। मैंने कहा यार हमारा तो फ्लॉप शो हो गया। आज का देख करके लगा कि अच्छे लोग, एक्टिव लोग, और अब हम मंजिल हासिल करके रहेंगे। हनुमान राम जी को बहुत बहुत साधुवाद। धीमी गति से वाली चाल है इनकी, स्लो एंड स्टेडी विल करे। हनुमान राम जी आपकी जय करें। धन्यवाद। राम सुरेंद्र जी आवाज आई क्या? मैं नहीं आई क्या? आ गई अब तो। आज लेट हो गया मैं। जी ये तो मैं भी हो गया। राम राम साहब। राम राम सर, राम। Thank you.